हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा भ्रूणपोष एवं भ्रूणपोष के विकास के बारे में। यानी कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं एंडोस्पर्म क्या होता है और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। इन पॉइंट्स को कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है और बाकी के पॉइंट्स मैं डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि हर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, इधर हिंदी में है, इधर इंग्लिश में है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भ्रूणपोष होता क्या है, एंडोस्पर्म होता क्या है। चलिए एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो भ्रूणपोष होता है, नाम से ही पता चल रहा है भ्रूणपोष। यहाँ पर लिखता हूँ मैं भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष वर्ड में आप देखेंगे ध्यान से, इस भ्रूणपोष शब्द को देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर दो शब्द आएगा। पहला है भ्रूण, पहला क्या है भ्रूण, दूसरा है पोष। बेटा देखो, जो भ्रूण होता है, भ्रूण का मतलब क्या होता है एम्ब्रियो, और पोष जो होता है वो पोषण को दर्शाता है, यानी कि बताता है ये न्यूट्रिशन शब्द को। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा मतलब ये हो गया कि जो भ्रूणपोष होता है वो पोषण प्रदान करता है एम्ब्रियो को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ठीक है, इसी पॉइंट्स को आज हम समझेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है पहले लाइन पर कि भ्रूणपोष बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ संग्राहक ऊतक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपका एंडोस्पर्म है भाई, वो एक प्रकार का टिश्यू है और उसके अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर होते हैं, भोज्य पदार्थ स्टोर होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एंडोस्पर्म इज द मेन फूड स्टोरिंग टिश्यू ऑफ सीड। यानी कि जो बीज होता है ना भाई, जो सीड होता है, उसके लिए क्या होता है, एक मेन फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है। ये भोजन को इकट्ठा करके रखता है एंडोस्पर्म। दूसरी लाइन में अगर हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि एंडोस्पर्म का निर्माण दोहरा निषेचन के फलस्वरूप होता है और यह द्विगुणित होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एंडोस्पर्म होता है, इसका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन, और ये जो आपका एंडोस्पर्म होता है भाई, ये एंडोस्पर्म होता है आपका ट्रिप्लॉइड स्वर होता है। तो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमने क्या बताया कि जो एंडोस्पर्म होता है इसका फॉर्मेशन कब होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है। तो कैसे होता है, हमने क्या बताया था आपको, डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको समझाया था कि दो मेल गैमेट आएंगे पॉलन ट्यूब में। पहला जो मेल गैमेट होगा वो फ्यूज करेगा एक सेल के साथ, जो बनाएगा एम्ब्रियो, जाइगोट बनाएगा, फिर एम्ब्रियो बनाएगा। दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि बात करें सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके वो बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। सबसे पहले बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म, फिर उसके बाद बनाएगा मैच्योर एंडोस्पर्म। मतलब ये हुआ कि जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय केंद्रक हिंदी में कहते हैं, द्वितीय केंद्रक के नाम से जानते हैं वो, और एक मेल गैमेट यानी कि एक नर युग्मक आपस में संलयित होंगे। संलयित होने के बाद वो फॉर्मेशन करेंगे आपके प्राथमिक भ्रूणपोष का, और वो प्राथमिक भ्रूणपोष थोड़ी देर के बाद परिपक्व भ्रूणपोष यानी कि मैच्योर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन के दौरान समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमेट होगा, ठीक है, जिसको हम सेकेंड मेल गैमेट कहेंगे, सेकेंड मेल गैमेट, यानी कि बात कर रहे हैं द्वितीयक नर युग्मक होगा, और ये द्वितीयक नर युग्मक फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज किया, फ्यूज करके इसने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म आगे चल करके बन गया मैच्योर एंडोस्पर्म। यानी कि द्वितीयक नर युग्मक संलयित हुआ आपके द्वितीयक केंद्रक या फिर ध्रुवीय केंद्रक के साथ, बनाया आपका प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष आगे चल करके परिपक्व भ्रूणपोष का निर्माण कर लिया। ये वही लाइन है जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि भ्रूणपोष का निर्माण
दोहरा निषेचन के दौरान होता है और यह त्रिगुणित कोशिका होती है। कैसे त्रिगुणित कोशिका होगी भाई, कैसे ट्रिप्लॉइड सेल होगा, कैसे हम ट्रिप्लॉइड सेल कहेंगे इसको, उसको समझिए। मेल गैमीट का एक न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस का 2 न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किए और ये हो गए 3 न्यूक्लियस। इस प्रकार से ये ट्रिप्लॉइड सेल हो गया। बात समझ में आई अच्छे से? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और अगले पॉइंट में क्या लिखा है उस पॉइंट को भी हम समझते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखा गया है कि जो आपका एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, उसके अंदर जो भोजन होता है, जो खाना पीना होता है, वो काम आता है बीज के अंकुरण के समय, यानी कि कोई सीड है और वो जर्मिनेट हो रहा है एक नए प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, एक नए पौधे की वृद्धि के लिए उस समय। और जब कोई भ्रूण विकास अवस्था में हो, डेवलपमेंट कर रहा हो, उस समय इसके अंदर जो यानी कि एंडोस्पर्म के अंदर जो भोजन होता है वो काम आता है। इतनी बातें समझ में आई? ये है डेफिनेशन। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फूड सब्सटेंस स्टोर्ड इन इट, यानी कि एंडोस्पर्म आर यूज्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड एम्ब्रियो। बीज और भ्रूण के विकास के समय क्या होता है, ये काम आता है। अच्छे से समझ में आया? क्लियर हो गया? अब अगर हम बात करते हैं तो समझते हैं कि भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है, यानी कि हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हिलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म को कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष और हिलोबियल एंडोस्पर्म को कहते हैं हिलोबियल भ्रूणपोष। तो एक एक को समझते हैं बाय डायग्राम और डेफिनेशन आपको यहीं से हो जाएगा। सबसे पहले बेटा अगर हम बात कर रहे हैं केंद्रीय भ्रूणपोष की, तो देखो यहाँ पर क्या है, आपका न्यूसेल्स हो गया, यहाँ पर आपका प्रो एम्ब्रियो हो गया, यानी कि विकास कर रहा हुआ जो शुरुआती दौर का एम्ब्रियो होता है वो होता है, और यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म का एक न्यूक्लियस हो गया। अब ये एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस जो है बेटा वो क्या करेगा, केवल और केवल न्यूक्लियस का विभाजन होगा, केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा, और केंद्रक विभाजन हो करके क्या होगा, यहां पर समझो। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी कि हम बात कर रहे हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। समझो यहां पर क्या होगा, केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा और केंद्रक विभाजन के बाद सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझिए यहां पर जैसे आपके पास ये क्या है, बीजांड का है, न्यूसेल्स है, यहां पर आपका सेल है, सॉरी ये आपका एक सेल है जिसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कई बार डिवीजन कर रहा है। ये न्यूक्लियस है सिंगल वाला, और ये सिंगल वाला न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कई बार डिवीजन कर रहा है। डिवीजन करके न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, और इसके अगल बगल किसी भी प्रकार के किसी केंद्र कोशिका, किसी भी प्रकार के किसी सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब ये विभाजन कर लेगा केंद्रक, ठीक है, केंद्रक विभाजन के दौरान किसी भी प्रकार के कोशिका का निर्माण नहीं होगा, ये केंद्रक विभाजित हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो केंद्रक होता है, ये जो बेटा न्यूक्लियस होता है, ये भी आपका न्यूक्लियस है। केंद्रक विभाजन हुआ, ढेर सारी संख्या केंद्रक की बन गई, कोशिका का निर्माण नहीं हुआ, सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब ये केंद्रक विभाजित हो गए उसके बाद क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सभी केंद्रक क्या होंगे, किनारे पर लग जाएंगे, पेरीफेरल पर लग जाएंगे, और बीच में एक खाली स्थान बच जाएगा जिसको हम सेंट्रल वैक्यूल के नाम से जानेंगे। देखिए यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर जो इसका होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये हो गया, इस प्रकार से क्या होगा, आपका जो पूरा न्यूक्लियस है बेटा, वो पूरा न्यूक्लियस क्या हो रहा है, किनारे पर लग जा रहा है, साइड साइड पर पूरा लग जा रहा है, और किसी भी प्रकार के कोई सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। जब सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो केवल न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है। जब केवल न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे, यानी कि केंद्रकीय भ्रूणपोष के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर है
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। पहली बार क्या हुआ, एक न्यूक्लियस था, उसमें डिवीजन हुआ, ढेर सारे न्यूक्लियस बने और सभी न्यूक्लियस क्या हो गए, किनारे पर लग गए, कोशिका का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, और बीच में क्या हुआ, एक खाली स्थान बन गया जिसको हम सेंट्रल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मैं नामकरण कर देता हूं, ये आपका प्रो एम्ब्रियो, जो आगे चल करके एम्ब्रियो बनाएगा, ये वाला हिस्सा, ये आपका पूरा न्यूक्लियस है। ये आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये खाली स्थान है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल, यानी कि केंद्रीय रिक्तिका के नाम से जानते हैं ना। और अगर हम बात करते हैं जो एग्जाम्पल होता है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, यानी कि बेटा हम बात कर रहे हैं उदाहरण की, बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका, तो कैप्सुला नाम का एक पौधा है जो पॉलीपेटली वर्ग का है। पॉलीपेटली वर्ग का एक पौधा है जिसका नाम है कैप्सुला। तो कैप्सुला नामक प्लांट में इस प्रकार का आपका एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, लिखोगे कैसे, अगर आप कॉपी पेन लिए हो तो लिख सकते हो। देखो क्या होता है कि केंद्रीय भ्रूणपोष के विकास के दौरान केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होता है। प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका का निर्माण नहीं होता है। केंद्रक विभाजन के बाद सभी केंद्रक किनारे पर आ जाते हैं, बीच में एक खाली स्थान बन जाता है जिसको हम केंद्रीय रिक्तिका के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नो सेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ये होता है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, बात समझ में आई। तो आगे हम बात करते हैं, तो फटाक से आप इस डायग्राम को बना लीजिए। डायग्राम को बना लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा कोशिकीय भ्रूणपोष के पास, यानी कि दूसरे नंबर पर ले चलूंगा जो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो सेलुलर एंडोस्पर्म को समझना है तो सेलुलर एंडोस्पर्म को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नीचे में बना रहा हूँ डायग्राम, वहाँ से समझिए, और डेफिनेशन भी मैं आपको सामने लिख करके दे रहा हूँ। तो हम बात करते हैं जो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बार न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, जितनी बार न्यूक्लियस बनेगा, उतनी बार एक नए सेल का फॉर्मेशन होगा, एक नए कोशिका का निर्माण होगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, आप डायग्राम को देखिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं क्या पढ़ाएंगे आपको, हम पढ़ाने वाले हैं दूसरे नंबर पर आपको सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कि हम बात कर रहे हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। तो कोशिकीय भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं बेटा, इसका डायग्राम देखोगे तो दो डायग्राम बनेगा। पहला तो आपका न्यूसेल्स वाला होगा जहां पर पॉलीट्यूब वगैरह जाएंगे, जाइगोट बनेगा और इसी में आपका एंडोस्पर्म होगा। ठीक है, कैलाजल छोर होगा और आपका कैलाजल हस्टोरियम होगा, वहां पर एक डायग्राम बन जाएगा। दूसरा डायग्राम जहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन के साथ साथ सेल का भी फॉर्मेशन होगा। तो पहला डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार से होगा, ये भी आप देख लीजिए। इस प्रकार से आपका पहला डायग्राम होगा, ये आपका पहला डायग्राम है जहां पर आप देख सकेंगे तो ये आपका पॉलन ट्यूब आ रहा है और यहां पर आपका जाइगोट बन रहा है। ठीक है, और यहां पर कुछ इस प्रकार से आपकी है लाइनें। यहां पर आपका सेंट्रल वैक्यूल है जहां पर आपका एंडोस्पर्म होगा, ये आपका एंडोस्पर्म सेल है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि बात करें भ्रूणपोष का केंद्रक है। ये क्या है, ये भ्रूणपोष का केंद्रक है। जस्ट इसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सेंट्रल चैम्बर हो जाएगा, पूरा बीच वाला सेंट्रल चैम्बर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी कुछ सेल यहाँ पर पाई जाएगी इस प्रकार से, इसको हम कैलाजल हस्टोरियम के नाम से जानेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं निभाग निलंबक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपके दो डॉट हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। तो इसका बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये आपका कैलाजल हस्टोरियम हो जाएंगे, कैलाजल
हास्टोरियम, ठीक है। और ये आपका सेंट्रल चैम्बर हो जाएगा। सेंट्रल चैम्बर का मतलब क्या होता है, मध्य स्थान, वो हो जाएगा। यहां पर आप बात करते हो तो यहां पर पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब मतलब परागनलिका है, और ये आपका जाइगोट है जो आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ये तो आपका नॉर्मल पहला डायग्राम है। अब इस डायग्राम के अंदर चेंजेस होगी, इस फिगर के अंदर बदलाव होगा, और बदलाव होने के बाद ये जो फिगर है आपका कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगा। इस प्रकार से ये फिगर आपका दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जितनी बार आपके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा बेटा, उतनी बार एक नए सेल का फॉर्मेशन होगा। जितनी बार न्यूक्लियस बनेगा उतनी बार एक नए सेल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा उसको आप देखिए। यहाँ पर ये वाले पार्ट की मैं बात करता हूँ, ये वाला पार्ट आपका जैसा था वैसा ही रहेगा। डायग्राम के अंदर आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपका जैसा पार्ट था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, न्यूक्लियस बनेगा। इस प्रकार से क्या होगा, आपका सेल डिवीजन होता रहेगा और न्यूक्लियस बनता रहेगा। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से बनाता हूँ, आप भी थोड़ा सा हाथ चलाइए अपना और जल्दी जल्दी से डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से ये आपका डायग्राम बन गया बेस वाला। अब अगर हम बात करें, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस है एंडोस्पर्म का। जितनी बार न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का डिवाइड होगा, जितनी बार एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उतनी बार एक नए सेल का फॉर्मेशन होगा। चलिए यहाँ बात करते हैं। तो एक आपका एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस क्या हुआ, डिवाइड। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, ये आपके एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यहाँ पर सेल बन गया, यहाँ पर डिवाइड हुआ, यहाँ पर सेल बन गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका सेल फॉर्मेशन प्रत्येक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होता रहता है। तो फाइनल डायग्राम जो आपका होगा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जस्ट थोड़ा सा आप वेट कीजिए तो मैं आपको दिखा दूंगा। इस प्रकार से आपका जो फाइनल डायग्राम होता है सेलुलर एंडोस्पर्म का वो होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितनी बार आपका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने छोटा सा बनाया है तो टाइम काफ़ी कम लगे इस वजह से मैंने छोटा छोटा बनाया, तो आप बड़ा बना सकते हैं न्यूक्लियस। तो जितनी बार आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा उतनी बार आपका सेल बनेगा। तो इसको हम बात करते हैं, ये क्या आपका प्रो एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा। ये एंडोस्पर्म प्रॉपर एंडोस्पर्म है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका जो एंडोस्पर्म है सेलुलर वाला, उसका ये स्टार्टिंग फेज है। स्टार्टिंग फेज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार से, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्म प्रॉपर कहते हैं। एंडोस्पर्म प्रॉपर कहिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं परिपक्व भ्रूणपोष। और जो ये आपका बीच में दिखाई दे रहा है भैया, ये जो आपका बीच में है ये वाला आपका एम्ब्रियो है, यानी कि भ्रूणपोष है। इस प्रकार से आपका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो गैमेपिटेली वर्ग का एक पौधा है जिसका नाम है विल्सेरिया। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका विल्सेरिया। विल्सेरिया यानी कि हम बात कर रहे हैं विल्सेरिया नाम का एक प्लांट है जहां पर सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है। फाइनल अगर हम बात करते हैं तो इस डायग्राम को आप फटाक से बना लीजिए और सामने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके, उस पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं तीसरे पॉइंट को और जानते हैं हिलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, यानी कि हिलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है। तो लेट्स फटाक से आप डायग्राम को बनाइए और थियरी जो लिखा हुआ है सामने उसको लिख लीजिए।
तो अगर बेटा बात करते हैं हिलोबियल भ्रूणपोष की, तो जो हिलोबियल भ्रूणपोष होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं हिलोबियल एंडोस्पर्म की, हमने 2 एंडोस्पर्म पढ़ लिया, लास्ट तीसरा है हिलोबियल एंडोस्पर्म, यानी कि हम बात कर रहे हैं हिलोबियल भ्रूणपोष की। तो यहां पर आप देखेंगे तो हिलोबियल भ्रूणपोष जो होता है वो केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य वाला अवस्था होता है, यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के मिडिल वाला जो स्टेज होता है, मध्य वाला जो अवस्था होता है, वो आपका होता है हिलोबियल भ्रूणपोष। तो यहां पर हम कहेंगे द मिडिल स्टेज ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म कॉल्ड हिलोबियल एंडोस्पर्म। यहां पर क्या होता है, शुरुआती स्टेज में क्या होता है, केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण तो होता है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलने पर क्या होता है, केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआती दौर में तो ये दिखा रहा है सेलुलर एंडोस्पर्म वाला प्रोसेस, बट धीरे धीरे आगे चल करके ये दिखा रहा है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का प्रोसेस, जहां पर केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, बट सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहां पर देखिए आपका एक एंडोस्पर्म है, यहां पर एक न्यूक्लियस है, आगे की प्रोसेस में क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस बना और साथ ही साथ क्या हुआ, एक सेल बन गया। एक सेल में एक न्यूक्लियस चला गया, दूसरे सेल में दूसरा न्यूक्लियस चला गया। आगे की ओर चलते हैं तो अब क्या होगा, 2 सेल बने हैं और इसमें केवल और केवल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा बट सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस प्रकार से आपका सेल बनेगा, ठीक है। फिर इस प्रकार से आपका स्टेज आएगा, इस प्रकार से आपकी अवस्थाएं आएंगी हिलोबियल एंडोस्पर्म में, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, केवल और केवल न्यूक्लियस की जो संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियस की संख्या हो जाएगी, बट सेल केवल और केवल 2 ही रहेंगे। इस प्रकार से न्यूक्लियस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और अंत में क्या होगा, जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पूरा का पूरा न्यूक्लियस किनारे पर लग गया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, पूरा का पूरा न्यूक्लियस किनारे पर लग जाएगा और सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ये है आपका हिलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये फाइनल डायग्राम बन करके तैयार हो गया मेरे लाल। यहाँ पर क्या होगा, केवल और केवल केंद्रक जो होता है वो किनारे पर लग जाता है इस प्रकार से, और किसी भी प्रकार के क्या होते हैं, किसी कोशिका का फॉर्मेशन, कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता। देखो इस प्रकार से ये आपका हिलोबियल एंडोस्पर्म बन जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, ये एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस है, डिवीजन हुआ, ये सेल वॉल बना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, यानी कि केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बस सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एरीमूरस नाम का एक प्लांट है जहाँ पर इस प्रकार का एंडोस्पर्म देखना संभव है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है एरीमूरस, ठीक है। एरीमूरस नाम का एक प्लांट है, यहाँ पर आपको हिलोबियल भ्रूणपोष देखना संभव है। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों जितनी भी बातें मैंने आज की इस क्लास में थोड़े समय में आपको समझाया है वो आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।